नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 4 देखेंगे, जिसका नाम है नवपाषाण काल। ये नवपाषाण काल की कुछ फोटो हैं। नवपाषाण काल। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। उसके बाद जलवायु जीविका निर्वाह में परिवर्तन देखेंगे। नवपाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण क्रांति की अवधारणा पढ़ेंगे। शिकार और भोजन संग्रह से कृषि के संक्रमण के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या अपने सिद्धांत दिए हैं, उनका वाद विवाद देखेंगे। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। नवपाषाण और समकालीन संस्कृतियां कौन सी थी उनको देखेंगे। भारत की नवपाषाण संस्कृतियां कौन सी हैं, जैसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति, उत्तरी क्षेत्र कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति, विंध्य पहाड़ियों की नवपाषाण संस्कृति, बेलन व गंगा नदी की घाटियां उनकी संस्कृति, मध्य पूर्वी गंगा घाटी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति, मध्य पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृति, पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति, दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति, सामाजिक संगठन और आस्था प्रणाली, ये भी देखेंगे। अभी सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रस्तावना। नवपाषाण संस्कृति की परिभाषा, प्रकृति और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय नवपाषाण युग का अध्ययन करेंगे। जरूरतों के लिए प्रकृति का किस प्रकार दोहन किया जाता था ये देखेंगे। कृषि के लिए जंगल साफ करना और भूमि जोतते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। नए तकनीकों के साथ बने नए नए उपकरणों का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे। खानाबदोश जीवन से निकलकर लोग गांव में बसने लग गए थे, किंतु शिकार और भोजन इकट्ठा करने जैसे पुराने तरीके अभी भी उनके जारी थे। जलवायु और जीविका निर्वाह में परिवर्तन, क्या परिवर्तन आया। नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और मध्यपाषाण युग के बाद तथा ताम्रपाषाण युग से पहले आता है नवपाषाण युग। दुनिया भर में गर्म जलवायु शुरू होने से जानवरों और पौधों की आबादी और प्रकृति में बदलाव आया। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों से नवपाषाण संस्कृति प्रभावित हुई है। नवपाषाण संस्कृतियां ग्रामीण और कृषि संस्कृतियां थी। उन्हें धातु के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। पत्थर के परिष्कृत औजारों और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। नवपाषाण काल में पौधों की खेती और घरेलू पशुओं को पालते थे। जानवरों और पौधों की देखभाल के लिए विशेष समय के लिए एक जगह पर बसते थे। आहार के लिए मछली पकड़ना उनका मुख्य काम था। अब पढ़ेंगे नवपाषाण संस्कृति। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और उसके बाद में आती है नवपाषाण। नवपाषाण संस्कृति का समय 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक का था। नवपाषाण संस्कृति को नियोलिथिक कहते हैं। यह दो यूनानी शब्दों नियो यानी नव या नया और लिथोस यानी पत्थर या पाषाण से मिलकर बना है। अभी देखेंगे नवपाषाण संस्कृति। पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग, जिन्हें स्लेट कहते थे। दक्षिणी भारत में नवपाषाण ब्लेड तथा पत्थर उपकरण थे। ये आप देख सकते हैं चित्र में दक्षिण भारत के नवपाषाण उपकरण। पहले की वीडियो में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है। नवपाषाण काल में उन्होंने पत्थर के कुछ उपकरणों को पॉलिश किया था। हालांकि परतदार यानी फ्लैट और बगैर अपरिष्कृत किए गए औजारों का उपयोग भी जारी रहा था। प्रारंभिक ग्रामीण और खेती वाले पशुपालन समुदाय, जिन्हें धातु का उपयोग नहीं किया था। नवपाषाण क्रांति की अवधारणा, प्रारंभिक कृषि पशुपालक सांस्कृतिक विकास को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी। माइल्स बर्केट ने नवपाषाण संस्कृति की पहचान पॉलिश किए गए औजारों, जानवरों और पौधों को पालतू बनाने के रूप में की थी। खाद्य सामग्री एकत्र यानी शिकार संग्रह करने वाली अर्थव्यवस्था और खाद्य उत्पादन यानी कृषि और पशुपालन वाली अर्थव्यवस्था के बीच में परिवर्तन का संकेत है। यह नवपाषाण उपकरण, यह नवपाषाण के उपकरण थे। जैसे ये कुल्हाड़ी है, इसके पीछे ये हत्था लगा हुआ है, ये दूसरे टाइप की कुल्हाड़ी है और ये इनके पत्थर की कुल्हाड़ी या औजार थे। अभी तक हम देख रहे थे नवपाषाण संस्कृति। अभी हम देखेंगे नवपाषाण क्रांति। पौधारोपण और पशुपालन की शुरुआत होने पर बड़ी मात्रा में अनाज और पशुओं के भोजन का उत्पादन होने लग गया था। उत्पादित भोजन का संग्रह करने हेतु मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया गया था। शैलाश्रय से दूर खुले इलाकों में धूप, बारिश और हिंसक जानवरों से बचाव के लिए घर बनाए थे। पहले शैलाश्रयों में रहते थे, उसके बाद धूप बाहर के इलाकों में रहते थे जहाँ धूप, बारिश और हिंसक जानवर आते थे, उनसे बचने के लिए घर बनाए थे। धीरे धीरे बड़े गांव विकसित हुए और स्थायी आवास बन गए। मवेशियों और भेड़ों की रक्षा के लिए बस्तियों की घेराबंदी की गई। बस्तियों को चारों ओर से घेरा गया था। खाद्य सुरक्षा के कारण अधिक लोग गांवों में बसने लग गए थे। इस अवधि में सांस्कृतिक विकास को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। पहले शिकार से भोजन संग्रह करते थे,
फिर कृषि की ओर संक्रमण हो गया, इसके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं, उनके बारे में वाद विवाद हैं, वो देखेंगे। खेती की शुरुआत के बारे में अलग अलग मत हैं। वी गार्डन चाइल्ड, ये विद्वान है, इनके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण उपजाऊ चंद्राकार प्रांत दक्षिण पश्चिम एशिया में खेती की शुरुआत हुई। जैसे ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई थी। भूआकृतिक विज्ञान और जलवायु कारकों के परिणाम स्वरूप रेगिस्तान के विशाल भूखंड में एक अलग मरुउद्यान का निर्माण हो गया। विशाल ये मरुस्थल था, उसके बीच में ये मरुउद्यान बन गए। जब यहाँ मरुउद्यान बन गए तो यहाँ पर लोग अधिक से अधिक पशुओं के साथ रहने लगे, इससे कृषि का विकास हुआ, एक विद्वान का यह मानना है। अभी देखेंगे दूसरे विद्वान इस बारे में क्या सोचते हैं। रॉबर्ट ब्रेडवुड, उनका क्या मानना है। खाद्य उत्पादन धीरे धीरे और क्रमिक विकास से हुआ है, एक साथ नहीं हुआ खाद्य उत्पादन। जिन नाभिक क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पशु और पौधों की प्रजातियां थी, वहीं से खेती की शुरुआत हुई है। जहां पौधे और पशु ज्यादा थे, वहीं से खेती की शुरुआत हुई है, इनका मानना है। पौधारोपण और पशुपालन कार्य की और परिवर्तन हुआ। कृषि के संक्रमण काफी हद तक मानव प्रकृति और पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण हुआ है। लुइस आर बिनफोर्ड, कृषि की शुरुआत के लिए जनसंख्या गतिकी को मुख्य निर्धारक माना है। जनसंख्या की वृद्धि की वजह से कृषि कार्य अनिवार्य हैं। परब में स्थित कुछ गतिरहित समूह में जनसंख्या के दबाव ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन किया, उसकी वजह से कृषि की शुरुआत हुई। ये मानना था लुइस आर विनफोर्ड का। केंट फ्लेनरी, इनका मानना है कृषि की शुरुआत एक घटना की बजाय एक लंबी प्रक्रिया है। शिकारी और संग्रहकर्ता का एक जगह से दूसरी जगह मौसमी प्रस्थान में वहां स्थित पौधों और जानवरों का भरपूर दोहन करते थे। मक्का और गेहूं जैसे कुछ पौधों के संकर यानी हाइब्रिड किस्मों को विकसित कर लिया था, जिससे वर्ष के विभिन्न समय में उगाया जाने लगा था। नवपाषाण क्रांति वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया थी, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों और पर्यावरणीय स्थिति से प्रभावित हुई थी। यह कोई साधारण एक बार का आविष्कार नहीं था, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया थी। नवपाषाण काल वैश्विक संदर्भ में किस प्रकार था, यह भी हम देखते हैं। सभी नवपाषाण समुदाय पूरी तरह से गतिहीन नहीं थे और कुछ समुदाय अर्धगतिहीन और खानाबदोश जीवन जीते थे। नवपाषाण युग के प्रारंभिक साक्ष्य उपजाऊ अर्धचंद्रीय क्षेत्र, मिस्र की नील नदी की घाटी, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया और मेसोपोटामिया, सिंधु क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप की गंगा घाटी, चीन, मेसो अमेरिका तक पाए जाते हैं। लगभग 10,000 से 5,000 बीसी तक दुनिया के कई हिस्सों में कृषि और पशुपालन संस्कृति का उदय हुआ था। इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक के क्षेत्रों में 9वीं शताब्दी बीसी में कृषि और पशुपालन संस्कृति का प्रारंभिक विकास हुआ था। नवपाषाण और समकालीन संस्कृतियां, नवपाषाण और उसके समकालीन में कौन सी संस्कृतियां थी। भारत की नवपाषाण संस्कृतियां हड़प्पा, ताम्रपाषाण युग और लघुपाषाण का उपयोग करने वाली शिकारी संग्रह संस्कृतियों के समकालीन थी। नवपाषाण संस्कृति को मानव इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में देखा जाता है। दुनिया के सभी क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति को नहीं देखा। नवपाषाण संस्कृति पहली बार भारत के उत्तर पश्चिम भागों में और बाद में कश्मीर, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में हुई थी। तमिलनाडु और केरल में मध्यपाषाण संस्कृति के बाद लोह युग संस्कृति का शुभारंभ हुआ था। तांबे के उपयोग को छोड़कर ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियों और नवपाषाण संस्कृतियों के बीच कोई ज्यादा अंतर नहीं था। भारत की नवपाषाण संस्कृतियां, नवपाषाण संस्कृतियां पाषाण युग के अंत को चिन्हित करती है। व्यापक खोज और उत्खनन से भारत की नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में काफी मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई है। भारत में नवपाषाण संस्कृतियां एक ही समय में हर जगह विकसित नहीं हुई, नहीं एक साथ समाप्त हुई, क्षेत्रीय भिन्नताएं भी थी उनमें। भारत की नवपाषाण काल स्थिर अर्धस्थिर ग्रामीण संस्कृति का मिलाजुला स्वरूप था। भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण सांस्कृतिक क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भाग अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र आता है इसमें। उत्तरी क्षेत्र कश्मीर का क्षेत्र होता है। विंध्य पहाड़ियों और गंगा घाटी, इसमें प्रयागराज, मिर्जापुर और बेलन नदी का विंध्य क्षेत्र आता है। मध्य पूर्वी गंगा घाटी क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग का क्षेत्र आता है। मध्य पूर्वी क्षेत्र, इसमें उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र आता है, छोटा नागपुर के पठार को छोड़कर। उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम और उप हिमालयी क्षेत्र आता है। दक्षिणी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत, मुख्यतः आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। गेहूं और जौ की खेती और पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। दुनिया की शुरुआती क्षेत्र जहां पशुपालन और पौधारोपण के संयुक्त साक्ष्य हैं।
इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से खेती की शुरुआत हुई थी। उत्तरी अफगानिस्तान की गुफाओं में मध्यकालीन शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा जंगली भेड़, बकरी आदि के शिकार के साक्ष्य मिले हैं। कच्છી के मैदानी भाग शुष्क पहाड़ों और सिंधु के मैदानों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल कच्ची मैदानों में मेहरगढ़, केटा घाटी में किली गुल मोहम्मद, लोरलाई घाटी में राणा गुंडई और सूरब घाटी में अंजीरा, ये प्रमुख स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल है गुनलन, रहमान डेरी, तारकाई किला, सरायखोला। अभी हम देखेंगे मेहरगढ़। बोलन नदी के तट पर बलूचिस्तान के कच्चे मैदानों में स्थित 200 हेक्टेयर का क्षेत्र है। यह है मेहरगढ़, आप लोकेशन देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। स्थल में पूर्व मर्दभांड नवपाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। पूर्व मर्दभांड नवपाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण मिले हैं। सांस्कृतिक काल 7500 से 5000 बीसी के बीच का है। ये लोग पॉलिश किए गए पत्थर की कुल्हाड़ियों, चक्की, विशेष प्रकार के छोटे छोटे पत्थर, हड्डी के औजारों का इस्तेमाल करते थे। लोग मिट्टी के घर, आकार था 2 मीटर बाय 2 मीटर, अप्रोक्सीमेट 1.8 मीटर बनाते थे। आप इनके घरों का आकार देख सकते हैं यहाँ पर। मृतकों को घरों के अंदर ही दफन करते थे। सबों के पास बकरी की लाशें और आभूषण भी रखे गए हैं। लोगों द्वारा शंख, चूना पत्थर, फिरोजा मोती, लाजवर्द और बलुआ पत्थर के गहनों के इस्तेमाल करने के सबूत मिले हैं। मेहरगढ़ का स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मवेशियों, भेड़ बकरियों आदि पशुओं को पाला जाने लगा था। गेहूं और जौ की खेती का शुभारंभ हुआ था, जो दुनिया को अपनी तरह का पहला सबूत है। उत्तरी क्षेत्र कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति। ये कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति की कुछ फोटो है। कश्मीर क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। बुरजाहोम, गुफरकाल, कानिसपुर में उत्खनन से नवपाषाण संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। बुरजाहोम, अभी हम बुरजाहोम के बारे में देखेंगे। सॉरी, ये बुर्ज होम, ये कश्मीर में इसकी लोकेशन है। नवपाषाण काल में लोग कश्मीर के ठंडे मौसम में बचने के लिए गड्ढे वाले घरों यानी भूमिगत आवास लगभग 4 मीटर गहराई में रहते थे। ये भूमिगत आवास थे, ये देख सकते हो आप, ये जमीन के अंदर बने हुए मकान थे, इनमें रहते थे। मोटे हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू कर दिया था, या ये मिट्टी के मोटे बर्तन हैं। लोग पत्थर की कुल्हाड़ियों, छेनी, फरसा, मुसल, कुदाली आदि का उपयोग करते थे। ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल को सुए से छिलके कपड़ों के रूप में प्रयोग करते थे। हड्डी की बनी बच, सुई और तीर का उपयोग किया जाता था। पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि शामिल थे। पत्थर पर शिकार का दृश्य, सूर्य और कुत्ते के चित्र भी मिले हैं। ये देख सकते हो आप, पत्थर के ऊपर ये शिकार कर रहा है तीर से। ये सूर्य का चित्र, ये कुत्ता का चित्र, ये शिकार कर रहा है इस जानवर का, ये चित्र मिले हैं। गुफरकाल, ये भी कश्मीर में ही एक जगह है। जो यहाँ हमने बुर्ज होम देखा था उसके पास में ही है गुफरकाल। गुफरकाल के स्थल में 3 सांस्कृतिक चरणों के प्रमाण मिले हैं। 3000 बीसी के आसपास इस स्थल पर लोगों के बसने और गड्ढों में रहने के प्रमाण हैं। पॉलिश पत्थर के उपकरण, चक्की, सींग के उपकरण, सेलखट्टी मनकों का उपयोग आदि के सबूत मिलते हैं। कश्मीर नवपाषाण में कुछ विशेषताओं जैसे ये गड्ढों में रहना, फसल काटने के लिए औजारों का उपयोग, जानवरों के सींग व हड्डी के उपकरण, कुत्ते को दफनाने और शवों पर लाल गेरू का उपयोग आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। विंध्य पहाड़ियों की नवपाषाण संस्कृति, बेलन व गंगा नदी की घाटियाँ, ये प्रमुख स्थान है। भारत की सबसे पहले नवपाषाण बसावट बेलन नदी घाटी में हुई थी। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, लोहरा देव और गंगा नदी के महागरा हैं। घास व जंगली पत्तों व मिट्टी से पुते घर, सूक्ष्म पाषाण से निर्मित उपकरण, चक्की, मुसल, हाथ से बने मिट्टी के पात्र मिले हैं। मुख्य सामग्री के रूप में विकसित डोरीदार पात्र जिसमें कटोरे और भंडारण जार शामिल हैं। लोग खेती और पशुपालन, मवेशी, भेड़ बकरी, हिरण आदि का पालन पशुपालन करते थे। मागरा में घरेलू चावल के उपयोग के प्रमाण जले हुए अनाज के रूप में मिले हैं। मध्य पूर्वी गंगा घाटी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति। चिरंद सारण जिले के घाघरा नदी के तट पर है। चेचर सोनूवर सासाराम के पास है। तारादीप में लगभग 2000 बीसी के लोगों के निवास के सबूत मिले हैं। सुन्नेवर में खेती कर उपजाए गए चावल, जौ, मटर, मसूर और बाजरा मिले हैं। चिरंद के स्थल में मिट्टी के फर्श, मिट्टी के बर्तनों और सूक्ष्म पाषाण से निर्मित वस्तुएं, पॉलिश की गई पत्थर की कुल्हाड़ियों और पक्की मिट्टी से निर्मित मानव की मूर्तियां मिली हैं।
चिरंद में मिट्टी से बनी दीवारें और घास व जंगली पत्तों से निर्मित छत वाले गोलाकार और अर्धवृत्ताकार घर मिले हैं। इस स्थल में चावल, गेहूं, जौ, मूंग, मसूर के पौधों के अवशेष मिले हैं। इस क्षेत्र में पक्की मिट्टी से बने कुब्बड़ वाले बैल, पक्षियों और सांप की मूर्तियों तथा चूड़ियों और मनके व पत्थर फेंकने के हथियार मिले हैं। मध्य पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृति। नवपाषाण स्थल पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के वीरभनपुर, कुचाई, गोलबाइसन और सकरजंग है महत्वपूर्ण स्थल हैं। पूर्वी भारतीय नवपाषाण स्थलों में कंधों वाली कुल्हाड़ियों, नुकीले बट वाली कुल्हाड़ियों, छेनी के प्रमाण मिले हैं। इस क्षेत्र में गद्दा, लोटा, मुसल, मोटेलाल बर्तन, डोरीदार मिट्टी के बर्तन, पर्स और हड्डियां मिली हैं। पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति। पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के बारे में देखेंगे। असम और उत्तरी चच्चर की पहाड़ियाँ तथा गारो और नागा पहाड़ियाँ उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मार्कडोला, दाओजली, हडिंग, सरुटारू असम क्षेत्र के नवपाषाण स्थल हैं। कंधे वाली कुल्हाड़ियाँ, गोलाकार कुल्हाड़ियाँ, डोरी या बेलचा मुद्रित मिट्टी के बर्तन ये महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तर पूर्वी भारत में नवपाषाण संस्कृति थोड़ी बाद की अवधि की है। इस क्षेत्र में झूम खेती, रतालू, यम यानी एक प्रकार का तना रहित फल है, ये आप देख सकते हैं रतालू तना रहित फल, मृतकों के लिए पत्थर और लकड़ी के स्मारक बनाने और ऑस्ट्रेशियाई भाषाओं की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। दक्षिणी भारत की नवपाषाण संस्कृति। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कूपगल, बुद्धिहल, कोडेकल, कुड़ातिन्नी, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और ब्राह्मणगिरी दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाण स्थल हैं। ये स्थल गोदावरी, कृष्णा, पन्नेरू, तुंगभद्रा, कावेरी नदियों की घाटियों में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के उन्नूर और पलवोई, कर्नाटक में कोडेकल, कपगल और बुद्धियल में राख के टीले मिले हैं। गाय के गोबर को बार बार जलाने से यह काचित यानी कांच के समान हो जाता था और ज्वालामुखी की राख की तरह दिखता था। राख के टीलों के आसपास घरों और कब्रगाहों के प्रमाण मिले हैं। ये लोगों को घर के भीतर ही दफन करते थे। कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती थी। ये मवेशियों, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते और उल्लू को पालते थे। मवेशी उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। पक्की मिट्टी से बनी मवेशियों की मूर्तियां मिली हैं। नवपाषाण काल के लोग जौ, बाजरा, दालें, चावल, फलियां उगाते थे। पॉलिश की गई पत्थर की कुल्हाड़ियों, पत्थर से बने ब्लेडों, चाकुओं, गंडासा, खुरचनियों का उपयोग किया जाता था। राख के टीले वाली जगह पर मृत बालकों को दफन करने मवेशियों को काटते थे और मृतकों को दफनाते थे। इस चीज़ के सबूत मिले हैं। राख के टीले। राख के टीले नियमित नवपाषाण ग्रामीण बस्तियों में पाए जाते हैं। इनको लेकर कई मान्यताएं हैं। शुरुआत में इन राख के टीलों को महाभारत के राक्षसों के दाह संस्कार के साक्ष्य के रूप में मानते थे कि महाभारत के राक्षसों का दाह संस्कार हुआ था यहाँ पर। दूसरे दृष्टिकोण में उन्हें कंकर पत्थर या ज्वालामुखी राख के भूवैज्ञानिक जमावड़े के रूप में माना जाता है। अन्य विचार के तहत विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के बीच युद्धों में अपने पतियों को खो देने के बाद महिलाओं द्वारा सामूहिक सती के भौतिक अवशेष है यह। एक अन्य विचार के तहत इसे लोहे और सोने को गलाने, ईंट बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित जमी राख माना गया है। सामाजिक संगठन और आस्था प्रणाली। लोग स्थानबद्ध और अर्धस्थानबद्ध बस्तियों में रहते थे। उनका सामाजिक संगठन शायद जनजातीय स्तर का था। भूमि और पौधों के स्वामित्व का विचार उभरा क्योंकि पौधों को उगाया और जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा था। चीनी मिट्टी की वस्तुएं और मोती की बनी सामग्री भौतिक सांस्कृतिक उत्पादन में सुधार को दर्शाते हैं। उस समय प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने इग्नू के दोस्तों के साथ खासकर इस चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स, बाय बाय।